आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। पूरे हिंदुस्तान के लिए खुशी की खबर है और हिंदुस्तान के दुश्मनों के लिए बुरी खबर है। जी हां, दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर जेट्स में से एक रफाल हिंदुस्तान पहुंचने वाला है। रफाल के 5 लड़ाकू विमान फ्रांस से चलकर फिलहाल यूएई में आराम फरमा रहे हैं। वहां से रिफ्यूलिंग के बाद कल हिंदुस्तान पहुंचने वाले हैं। अब रफाल के बारे में आपने मीडिया में, सोशल मीडिया पर अच्छी खासी जानकारी सुन ली होगी, पढ़ ली होगी, देख ली होगी, लेकिन आज न्यूज़ 24 पर मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एयर मार्शल अनिल चोपड़ा से, जो कि एयरफोर्स से न सिर्फ रिटायर्ड हैं, बल्कि जब मिराज अब से 2-3 दशक पहले हिंदुस्तान आए थे, खुद उस एक मिराज को उड़ाकर फ्रांस से हिंदुस्तान लेकर आए थे। बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 24 पर एयर मार्शल चोपड़ा। थैंक यू। आपको सबसे पहले तो बधाई सर, क्योंकि आप एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और फाइटर जेट्स और इंडियन एयरफोर्स से आपका खासा लगाव है। अब जबकि दुनिया का बेस्ट फाइटर जेट इंडिया आ रहा है हमारी एयरफोर्स में शामिल होने, यू मस्ट बी अ हैप्पी मैन टुडे सर। बहुत खुश होंगे आज आप। हैप्पी भी हैं, एक्साइटेड हैं और बड़ा नॉस्टैल्जिया है हमारे दिल में। कल से हम तस्वीरें देख रहे हैं कैसे वो जहाज वहां से स्टार्टअप हुए, कैसे वहां भारतीय एम्बेसडर ने वहां पे उनको सी ऑफ किया, और मुझे वो दिन याद आ गए 1985 में सेम बेस, सेम हैंगर, सेम जगह से हमें भी सी ऑफ किया गया था, तब जब हमारे एम्बेसडर होते थे एयर चीफ मार्शल लतीफ, और वहीं उसी रनवे से हमने भी टेक ऑफ किया था। तकरीबन सेम रास्ता सेम ही है। उसी रास्ते से हम आए थे। फर्क इतना है कि इस बार एयर टू एयर रिफ्यूलिंग है, उस जमाने में एयर रिफ्यूलिंग नहीं होती थी। तो हम 4 जगह रुके थे, एथेंस, कायरो और कतार में दोहा, और फिर इंडिया पहुंचे थे। और ये सीधा एक ही लंबी फ्लाइट करके 5000 किलोमीटर 5.5-6 घंटे की फ्लाइट की इन्होंने पहली एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करके, और ये अल-दफ्रा में पहुंच गए हैं। अल-दफ्रा में इनके लिए आराम नहीं है, बहुत काम है। कल शाम को जब तक ये पहुंचे होंगे और जब तक ये अपने होटल में पहुंचे होंगे तो रात हो गई होगी, और जो बाकी टेक्नीशियन जो हैं इनके साथ हैं वो तो बेचारे और 11-12 बजे रात को पहुंचे होंगे। आज का दिन को इनको लिए तैयारी का दिन है, तैयारी करने के लिए अगली नेक्स्ट फ्लाइट के लिए जो वो कल सवेरे करेंगे। ओके सर, अभी फिलहाल जो हमें खबर मिल रही है, हालांकि ये कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, सीक्रेट चीजें होती हैं, क्योंकि हमारा तनाव पाकिस्तान और चीन से सब जानते ही हैं, लेकिन खबर ये आ रही है सबसे पहले इनको अंबाला के एयरबेस पर तैनात किया जाएगा रफाल को। ये जो शुरू में 5 आ रहे हैं, इसकी कोई खास वजह आप देखते हैं? हाँ, देखिए, अंबाला जब चुना गया था, अंबाला एक बहुत स्ट्रेटेजिक एयरबेस है, 1948 से बनी हुई है ये एयरबेस। ये इसलिए स्ट्रेटेजिक है कि पाकिस्तान से इसका डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, और जब हिमाचल के ऊपर से हम बॉर्डर देखते हैं चाइना का, तो वहां से भी इसका डिस्टेंस 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर की दूरी इतना दूर नहीं है कि हम यहाँ से बॉर्डर में जाके किसी को अटैक करना चाहें तो ज्यादा दूर भी नहीं है, मगर इतना नजदीक भी नहीं है कि बॉर्डर पे कोई आर्टिलरी की शेल से ही हमको एयरक्राफ्ट को डैमेज कर दे। तो अंबाला को बहुत स्ट्रेटेजिकली चुना गया है, और रफाल का यहाँ रहना मतलब बोथ चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर को अंबाला से वो देख सकता है। सर, आपको लगता है क्यों हमने इतनी देरी जो कर दी वो बेवजह कर दी, नहीं होनी चाहिए थी? लास्ट हमने जो नए विमान खरीदे थे 22 साल पहले खरीदे थे, उसके बाद अब ये जो इतना 22 साल का पीरियड निकल गया, बार बार वार्निंग्स भी आती रही कि हमारी एयर स्क्वाड्रन जो है वो कम हो रही हैं, कमजोर हो रही हैं, और दुश्मन का जो डेंजर चैलेंज है वो बढ़ता जा रहा है। ये 22 साल की जो देरी है, ये हमारे लिए कहीं फेटल तो खैर गलत शब्द है, पर नुकसानदायक तो हो गई ना? इसमें कोई शक नहीं है। देखो, इंडियन एयरफोर्स ने 2001 में ही बता दिया था कि हमारी अब स्क्वाड्रनों की स्ट्रेंथ कम होती जानी है, और तब से हमने 126 जहाज का रिक्वेस्ट किया था। मगर हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है इंडिया का, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे है या ब्यूरोक्रेट लेवल पे है, इवन कुछ हद तक मिलिट्री में भी ब्यूरोक्रेसी है, वो इतना स्लो है कि देखिए 2001 की रिक्वायरमेंट बताई गई हो और 2020 में पहला जहाज आ रहा है, तो और 126 नहीं आने वाले, सिर्फ 36 आने वाले हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, और आज के दिन में हम 30 स्क्वाड्रन्स पे आ चुके हैं, 42 ऑथराइज्ड हैं, और जैसे आपने ठीक बताया कि खतरा बढ़ता जा रहा है। देखिए, अब 2 फ्रंट वॉर के पॉसिबिलिटीज सुनने में आती हैं। देखिए, चाइना की इकोनॉमी तब हमारे से
2 गुना बड़ी थी, आज वो तकरीबन 5 गुना बढ़ गई है। यानी कि जितना पैसा चाइना अब लगा सकता है अपनी डिफेंस के अंदर, वो हमारे से 3-3.5 गुना बड़ा उनका डिफेंस बजट है। तो इसलिए हमारी मॉडर्नाइजेशन डिले होना, अब देखिए कैचअप करने के लिए, ये 12 स्क्वाड्रन को कवर अप करने के लिए और जो 10 रिटायर होने के लिए वेट कर रही है आने वाले 8-10 सालों में, 22 और स्क्वाड्रनों को खरीदना, उसके लिए कितना पैसा चाहिए। हम सब जानते हैं कि 36 रफाल खरीदने के लिए कितना पैसा लगा है। तो इसलिए ये एक अब तो सर खबर ये है कि जो फिलहाल रिपोर्ट्स हैं कि 2021 के एंड तक, यानी इस साल, अगले साल के एंड तक, करीब 1.5 साल में हमारे पास 36 के 36 रफाल आ जाएंगे, 36। आपको क्या लग रहा है, थोड़ा सा बैलेंस जो है हमारा चाइना के अगेंस्ट और पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो बैलेंस तो हमारा सुधरेगा ना? बिल्कुल सुधरेगा। देखो, कई चीजें हैं रफाल के अंदर जो इस बैलेंस को इंप्रूव करेंगी। जैसा ऐसा रेडार रफाल के अंदर है, ना चाइना और ना पाकिस्तान के पास ऐसा रेडार। जो मीटियोर मिसाइल आएगी 150 किलोमीटर की दूरी पे तो मार करेगी, मगर उसका जो नो एस्केप जोन है वो 60 किलोमीटर है। यानी कि एक बार 60 किलोमीटर के अंदर कोई आ गया तो अब जो मर्जी मनूवर कर ले, जो मर्जी कर ले, वो मिसाइल उस पर, मतलब फायर एंड फॉरगेट। फायर एंड फॉरगेट तो है ही, मगर विद इन 60 किलोमीटर अब उसके पास कोई एस्केप मनूवर की चॉइस नहीं होगी। अब सिर्फ स्कैल्प जो है 540 किलोमीटर की क्रूज मिसाइल आना, ठीक है, हम ब्रह्मोस भी अब इंडक्ट कर रहे हैं, मगर ये स्कैल्प ट्राइड एंड टेस्टेड मिसाइल है। रफाल ने 5 दुनिया में कंट्रीज में लड़ाई में पार्ट लिया हुआ है, जैसे अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, माले, कई जगह में आईसिस के साथ रफाल अटैक है। तो मेरा कहने का मतलब है, चाइना का कोई भी ऐसा जहाज नहीं है जिसने कोई लड़ाई लड़ी हो आज के दिन में। उन्होंने लास्ट लड़ाई वियतनाम के साथ लड़ी थी बहुत साल पहले, MiG-21 जहाजों के साथ। और आज के टाइम में चाइना एक ही कंट्री के साथ एक्सरसाइज करता है, वो पाकिस्तान। इंडिया देखिए, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, हर कंट्री के साथ हम एयर एक्सरसाइजेस करते हैं। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क आएगा, मगर मैं चाहता हूं कि 36 जहाज कम है आने वाले टाइम और जहाज खरीदें। ठीक है, लेकिन एयर मार्शल चोपड़ा, ये तो क्लियर है ना कि रफाल जैसा फाइटर जेट ना चाइना के पास है ना पाकिस्तान के पास है, और ये आने से अगर कोई वॉर होती है और टू फ्रंट वॉर भी होती है तो भी हम इस पोजीशन में रहेंगे कि हम उनके छक्के छुड़ा सके। या देखो, बेस्ट जो जहाज चाइना के पास हैं, एक तो Su-35 है, जो उनके पास 2 स्क्वाड्रन हैं, वो इन्होंने रशिया से लिए हैं। मगर Su-35 जो है बेसिकली जो हमारा Su-30 MKI है, उसकी एक अपग्रेडेड वर्जन है। तो कहा जा सकता है कि वो Su-30 MKI का ही कैपेबिलिटी जैसा है। दूसरा जहाज है वो J-20 है। J-20 के सिर्फ उनके पास 10-15 जहाज हैं। पहली स्क्वाड्रन अभी तक कंप्लीट नहीं है। डिजाइन एंड डेवलपमेंट का काम उस पर चल रहा है। ओवर हाइप्ड है, एक कॉपीड जहाज है, मगर उसमें पुराना इंजन है, उसमें अभी उसका रेडार टेस्टेड नहीं है, उसमें बहुत अभी काम करने वाला है। सुनने में आता है 6-7 साल लग सकते हैं वो J-20 को किसी भी ऑपरेशन के अंदर आने के लिए। और इसलिए कोई चाइना का, मैं पाकिस्तान की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, बिकॉज पाकिस्तान के बारे हम सब जानते हैं कि हमारे जहाज पाकिस्तान के कंपेयर तो बहुत ही लेकिन उनके पास तो F-16 है सर, जो कि अमेरिका से लिए हैं उसने। देखिए, F-16 मेजॉरिटी उनके पास जो है वो ओल्ड मॉडल्स हैं उनके पास। हाँ, ब्लॉक 52 है जो बेस्ट मॉडल अभी तक उनके पास है, जो F-16 का है। उसमें जो AIM-120 AMRAAM मिसाइल है, उसकी 120 किलोमीटर की रेंज है। मगर हमने देख लिया कि बालाकोट के बाद जो हवाई जंग हुआ, उसके अंदर उन्होंने 5 मिसाइलें फायर की, मगर एक भी मिसाइल किसी को हिट नहीं की। तो मेरा कहने का मतलब है कि F-16 है, हम नहीं कह रहे, मगर उनका जो मॉडल है वो ब्लॉक 52 है। आज के दिन में ब्लॉक 70 चल रहा है। जो हमारे को ऑफर किया जा रहा है F-16, अगर हम 114 जहाज खरीदेंगे तो वो ब्लॉक 70 प्लस है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसलिए पाकिस्तान के बारे में तो आजकल डिस्कशन करनी भी नहीं जरूरी है। उनकी इकोनॉमी, उनकी डेट पोजीशन, उनकी हर तरफ से बुरे दिन चल रहे हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन एयर मार्शल चोपड़ा, जहन में एक सवाल जरूर आता है, बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान अगर हमारे पास ये रफाल होते, चाहे 5 ही होते, आपको लगता है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक का नतीजा और बेहतर होता? उस पूरा का पूरा जो स्कर्मिश हुआ था उसमें हम और क्लियर विनर के तौर पर निकलते? देखिए, 2 बातें होती है। अगर रफाल होता, देखिए आज के दिन में हमको
बालाकोट स्ट्राइक करने के लिए 20-25 किलोमीटर अंदर जाना पड़ा। अगर रफाल होता तो हम अंबाला से ही फायर कर देते मिसाइल, और वो पहुंच जाती 560 किलोमीटर वाली मिसाइल। तो एक तो उसमें होती, जो एयर टू एयर कॉम्बैट हुआ उसमें एक कमी जो हमारी तरफ थी वो थी कि हमारे पास 120 किलोमीटर से लंबी दूरी की मिसाइल नहीं थी, और मीटियोर के आने से वो दूरी पूरी हो गई। और उससे ये होगा कि अब पाकिस्तान के अंदर भी जब जहाज उड़ेंगे उनको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बिकॉज ये मिसाइल 150 किलोमीटर की काफी। मतलब आप सीधे सीधे इशारा ये कर रहे हैं कि अगर जो डॉग फाइट हुई थी हमारी, उसमें अभिनंदन को पाकिस्तान की तरफ जाना ही नहीं पड़ता, अगर हमारे पास रफाल होता तो, और वो प्रिजनर बनते ही नहीं वहां पर। देखिए, अभिनंदन की जो कॉम्बैट है वो एक डिफरेंट तरह। पहले तो हम अब सल्यूट करते हैं अभिनंदन को, उस यंग आदमी में इतना दम था कि वो एक बार वो एक जहाज के पीछे लग गया, लॉक ऑन किया, तो उसने कहा जितनी देर उसको खत्म नहीं करूंगा। एक MiG-21 बाइसन जहाज के अंदर होते हुए उसने एक F-16 को शूट डाउन किया। आज भी ये कंफर्म नहीं है कि उसको एयर की मिसाइल ने गिराया कि ग्राउंड की मिसाइल ने गिराया, ये भी पक्का नहीं मालूम है। तो मेरा कहने का मतलब है जो अभिनंदन का केस है, हाँ पिक्युलियर है, हाँ हमारे लिए थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन ये हो गई कि वो पाकिस्तान में नहीं, मैं कह रहा हूं अगर अभिनंदन के पास रफाल होता तो शायद उसका नतीजा उस स्कर्मिश का कुछ और होता। बिल्कुल, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। पहली बात तो अभिनंदन को बॉर्डर के नजदीक जाने की जरूरत नहीं होती, वो इंडिया के 30-40 किलोमीटर अंदर से ही मिसाइल फायर कर दिया होता, और अगर उसके पास रफाल होता तो पाकिस्तानी वो 24 जहाज लेके भी नहीं आते। अच्छा। ये बात सोचने की है। क्योंकि हाँ उन्होंने, ठीक है, उनको देखो बालाकोट में हमने स्ट्राइक किया था, उनके देश के लिए बहुत बड़ी बात हो चुकी थी। इतना डीप 60 किलोमीटर अंदर जाके हमने उनको हिट कर दिया था, तो थोड़ा सा रिएक्शन उनका था कि देखिए उन्होंने 5 बॉम्ब गिराए, H-4 बॉम्ब गिराए, एक भी टारगेट पे नहीं गिरा। 5 मिसाइलें मारी, एक भी जहाज नहीं हमारा गिरा पाए। तो पाकिस्तान की अपनी जो इंटरनल कमियां हैं, मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता एज अ प्रोफेशनल। लेकिन एक चीज तो है ना सर, पाकिस्तान और चाइना दोनों में जो वहां की सरकारें और वहां की डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, वो तो एकदम वहां हलचल मची होगी ना सर। वो तो ये सोच रहे होंगे जो बैलेंस अब तक हम मान के चल रहे थे, इंडिया के पास तो सारे पुराने स्क्वाड्रंस हैं, पुराने विमान हैं, अब ये नए रफाल आने के बाद वहां चिंता तो बढ़ गई होगी ना। हाँ देखो, कोई भी अगर आज यही रफाल पाकिस्तान ने एक्वायर किया होते तो हमारी गवर्नमेंट को भी चिंता होती। तो वो तो नेचुरल है कि कोई भी कंट्री जो आपके नेबर में है और जिसके साथ आपका कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। अगर कल को चाइना वाले एक्स्ट्रा वेपन सिस्टम खरीदते हैं तो हमारे को भी सोच विचार करना पड़ता है, क्योंकि हमको भी फिर उसके मुताबिक अपनी कैपेबिलिटी बतानी पड़ती है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ ज्यादा ओवर हाइप करने की भी जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ 5 जहाज आए हैं, 2 स्क्वाड ने बनते बनते अभी 1.5-2 साल के करीब लग जाएंगे। और इसलिए हमको वेट एंड वॉच करना चाहिए। और हमारे को और जो एक्विजिशन है, जैसे अब हैमर हम खरीदना चाह रहे हैं, उसको थोड़ा एक्सेलरेट करना है। और जो 114 नए फाइटर आने हैं उसको एक्सेलरेट करना है। और जो LCA हमारे इंडिया में और AMCA बन रहे हैं उनको भी एक्सेलरेट उनकी प्रोडक्शन करनी है। अगर गवर्नमेंट को उनको कुछ पैसा देना है HAL को, तो दे जल्दी पैसा, ताकि HAL वाले और LCA बनाना शुरू करें। ठीक है। अच्छा सर, मेरे जहन में बहुत समय से एक सवाल है, मैंने सोचा अब आप बैठे हैं, क्योंकि रफाल को शॉर्टलिस्ट करने में, उसको फाइनलाइज करने में आपका एक बहुत अहम रोल था सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आप दुनिया भर में रिसर्च कर रहे थे कि कौन कौन से फाइटर जेट्स बेस्ट अवेलेबल हैं, हिंदुस्तान के लिए सूटेबल रहेंगे, उसमें आपको रफाल ही बेस्ट क्यों लगा और कैसे लगा, और कौन कौन से और कंटेंडर्स थे? देखिए, एक प्रोसीजर होता है हर बार जब भी जहाज खरीदा जाता है तो, और या टैंक भी खरीदा जाता है या शिप भी खरीदा जाता है, तो एक प्रोसीजर है। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, हम सारी दुनिया को बता देते हैं कि हमको एक फाइटर जहाज चाहिए। हम बहुत रफ आइडिया से बताते हैं कि किस तरह का हमको फाइटर जहाज चाहिए। फिर उसके बाद वहां से इंफॉर्मेशन आती है। जब आती है कि हमको पता लग जाता है कि ये तरह के जहाज लोग ऑफर करने के लिए तैयार हैं, जिस तरह का हमको रफली चाहिए। फिर हम एक फॉर्मल प्रपोजल बनाते हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। उस रिक्वेस्ट
प्रपोजल में हम पूरी डिटेल्स देते हैं कि हमको ये चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि ले के ऊपर ऑपरेट करना जरूरी है उसके इंजन के अंदर, उसके अंदर जो मिसाइल है कम से कम इतनी रेंज की होनी चाहिए, उसमें रेडार इतने रेंज का होना चाहिए। तो ये जब हम देते हैं तो 6 जहाज कंपटीशन में आए थे, उसमें से 4 जहाज तो टेक्निकली रिजेक्ट हो गए थे क्योंकि उनके पास ऐसा रेडार नहीं था या उनके पास वेपन नहीं थे और कुछ चीजें नहीं हुई थी। तो फाइनली 2 बचे थे, यूरो फाइटर और हाल। और उसके बाद एक लिफाफा खुलता है, दोनों के कमर्शियल प्रपोजल खोले जाते हैं, उसमें लाइफ साइकिल कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है और देखते हैं कि कौन हमारे को सस्ता पड़ेगा। इसके बाद उनके साथ फर्दर नेगोशिएशन की जाती है इस प्राइस को नेगोशिएट करके नीचे लाने के लिए। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है एंड डिफरेंट चेक्स एंड बैलेंसेस बने हुए हैं ताकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत स्मूथली जाए। एक टेक्निकल ओवरसाइट कमेटी बनाई गई थी रफाल के लिए, जब सारा कुछ फाइनलाइज हो गया था, ये चेक करने के लिए कि कहीं भी हम गलती तो नहीं की सिलेक्शन के टाइम में, टेक्निकली, कमर्शियली, अदरवाइज। और ये जो कमेटी थी, इट वाज चेयर्ड बाय साइंटिफिक एडवाइजर टू रक्षा मंत्री, उसका मैं भी एक मेंबर था। तो मेरा कहने का मतलब है रफाल को सिलेक्ट करने का एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर था। मतलब ये मान लेना सर, मतलब ये मान लें कि आज की तारीख में भी हिंदुस्तान के लिए सबसे अच्छा फाइटर रफाल ही है, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ। उसमें बिल्कुल शक नहीं है। और ये इंडियन एयरफोर्स के कितने साल लगा के टेक्निकली सिलेक्ट किया है, बोथ कांग्रेस और बीजेपी वाले सब कहते हैं कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जहाज सबसे बेस्ट था अमंग द सिलेक्शन दैट वी हैव डन। अच्छा, और जो दुनिया भर के पास फाइटर जेट्स हैं, चाहे यूएस का F-16 हो और हम चाइना की और पाकिस्तान की बात कर रहे थे, क्या हमारे पास दुनिया का बेस्ट फाइटर है क्या सर रफाल के रूप में? नहीं, ऐसे तो ये तो गलत बात होगी कहना, क्योंकि देखिए दुनिया में जैसे अमेरिका वगैरह में जिनके पास बजट से साथ, अमेरिका का डिफेंस बजट हमारे से 15-18 गुना है। उनका जो रिसर्च बजट है या चाइना का जो रिसर्च बजट है हमारे डिफेंस बजट से काफी नजदीक है। मेरा कहने का मतलब है जिन कंट्रियों के पास, खास करके अमेरिका, जिनके पास इतना पैसा है, उनके पास जो जहाज है, टेक्नोलॉजी है, वो तो हम उससे बहुत दूर हैं। नहीं, पर ये फाइटर की बात कर रहा हूं सर, मैं तो सिर्फ रफाल की बात कर रहा हूं। सच बात ये है कि ये तो गलत होगा कि कहें कि रफाल फाइटर वर्ल्ड का एब्सोल्यूट नंबर 1 नहीं है, मगर इस क्लास के फाइटर्स में अमंग द बेस्ट कहा जा सकता है। ओके। की बात ये है कि ये फाइटर अपनी क्लास में टॉप फाइटर्स में, देखिए हमने इसके कंपटीशन में रशियन मिग 35 को रिजेक्ट किया, फिर हमने साब के 39 रिजेक्ट किया, F-16 को उस जमाने में रिजेक्ट किया, जो भी उसके इक्वलेंट यूरो फाइटर हार गया। तो ये सारे कंपटीशन वाले जो थे वो सब हार गए। देखिए जो 114 जहाज हम खरीदना चाह रहे हैं, उस कंपटीशन में आने वाले भी सेम ही जहाज हैं। एक आध जहाज बड़ा है, Su-35 एक नया जहाज कंपटीशन में आया है। तो आज के दिन में भी जो ऑफर्स आ रही हैं हमारे को, उसमें भी उन सब के साथ रफाल कंपीट कर चुका है और आगे जीत चुका है। अच्छा, कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है सर कि जब आएंगे सारी स्क्वाड्रंस पूरी होंगी तब की तब देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल ये 5 हमारे जो रफाल फाइटर्स हैं ये भी हमारी एयरफोर्स की ताकत को बहुत बढ़ा देंगे, क्योंकि हम चाहें तो एक एक रफाल को अपने जो हमारे एग्जिस्टिंग फाइटर्स हैं उनके साथ मिलाकर हम एक अटैक इस तरह का प्लान कर सकते हैं अगर वॉर की नौबत आती है तो, कि तब भी रफाल अपना बेस्ट दे सकता है सपोर्टेड बाय एग्जिस्टिंग फाइटर्स। एब्सोल्युटली। देखिए नॉर्मली फॉर रफाल टू गेट ऑपरेशनल उसको कुछ महीने चाहिए होते हैं। ये जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है सारी दुनिया में ऐसे होता है कि जब जहाज नया आता है, क्योंकि रफाल में एक एडवांटेज है कि इसने 20 साल से 5 लड़ाइयां की हुई हैं, इसलिए रफाल एज अ एयरक्राफ्ट इज फुली रेडी फॉर ऑपरेशन। दूसरी हमारे पायलट्स वो फुली ट्रेंड होके आ रहे हैं। तीसरा है हमारा इकोसिस्टम जो इसके साथ जुड़ेगा, यानी कि बाकी जहाज जो इनके साथ जुड़ेंगे उनके साथ इंटीग्रेशन करना, उनके साथ थोड़ी ट्रेनिंग करनी, और जो नीचे ग्राउंड रेडार के कंट्रोलर्स होंगे, ATC कंट्रोलर्स, उनके साथ थोड़ी ट्रेनिंग करनी, सिर्फ वही काम बच गया है। मगर जो रेडार कंट्रोलर Su-30 को या मिराज 2000 का कंट्रोल करता है, उसने वैसे ही रफाल को करना है। तो जैसे आपने कहा, अगर हमारे को आज बलून गोज अप, यानी कि LAC पे चाइना कोई बेवकूफी करता है और कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट कर देता है और देश के पास कोई चारा नहीं होगा, तो रफाल को यूज करेंगे। और जैसे आपने कहा, तो
एक रफाल या 2 रफाल जाएंगे तो उनके साथ 3-4 और जहाज जाएंगे। हर कोई जहाज अपना अपना काम करेगा। रफाल जिसकी चीज में स्पेशलाइजेशन है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ठीक समझेगी उसको इस्तेमाल करना, उसको इस्तेमाल करेगी, और बाकी जहाज अपना अपना काम करेंगे। अगर 6 दिन पहले लड़ाई शुरू हो गई होती और रफाल यहाँ ना होते तो तब भी इंडियन एयरफोर्स ने लड़ाई करनी थी, और जो बाकी एयरक्राफ्ट है, मगर इसके आने से कैपेबिलिटी में एक जंप आ गया है। ठीक है सर, एक चीज और बताइएगा, आज के ज़माने में पाकिस्तान, चाइना या किसी भी देश से अगर वॉर होती है, युद्ध होता है, तो एयरफोर्स का कितना अहम रोल होता है? क्योंकि हमने देखा अभी चीन के साथ हमारी जो लड़ाई हुई उसमें तो हमारी आर्मी के जवानों की उनके आर्मी के जवानों के साथ हाथापाई हुई। उन्होंने कुछ हथियार इस्तेमाल किए, गोली नहीं चली और वहाँ पर काफ़ी शहादतें हुई, कैजुअल्टीज़ हुई। लेकिन अब वो सारे के सारी बंदिशें तोड़ दी गई हैं। अब सरकार ने कह दिया अब हाथापाई नहीं होगी, अब अगर वॉर होगी तो खुली वॉर होगी, ओपन वॉर होगी। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर वॉर होती है, भगवान ना चाहे हो, तो इसमें एयरफोर्स का क्या रोल रहेगा? क्योंकि आपने बताया कि अगर ये होता है तो हम लोग रफाल को बाकी विमानों के साथ यूज कर सकते हैं। एयरफोर्स का रोल कितना अहम रहेगा? देखिए, वर्ल्ड ओवर अगर आप पिछले 25 साल की दुनिया में जितनी लड़ाइयां हुई हैं कि एयरफोर्स ने डोमिनेट किया है। सारे मिडिल ईस्ट में जितनी वॉर्स हुई हैं, इनफैक्ट इराक वॉर के अंदर पहले 30 दिन आर्मी नहीं गई, 30 दिन सिर्फ बम्बार्डमेंट हुई और आर्मी का काम 4 दिन में खत्म हो गया। खैर, वो हालात हमारे यहाँ नहीं है। वहां अमेरिका एक तरफ था और उसकी जो ऑपोजिशन थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। यहाँ उल्टा है, यहाँ ऑपोजिशन भी स्ट्रांग है। तो एक तो बात ये बताओ। दूसरी बात, अभी तक लड़ाई नहीं हुई है, ये एक बॉर्डर पोस्ट के ऊपर हमारी एक हाथापाई हुई, जैसे आपने कहा। हाथापाई से थोड़ा आगे बढ़ गई और उन्होंने कुछ ऐसे हैंडमेड हथियार इस्तेमाल करके हमारे कुछ जवानों को किल इन एक्शन कर दिया। मगर ये नहीं था कि हमारे जवानों ने भी उनके बहुत जवान मारे, सुनने में आया उनका भी सीओ मरा और हमारे 20 तो उनके भी शायद 30-35 जवान मर गए। खैर, हमको तो ये काउंट नहीं करना है। एज फार एज एयरफोर्स इज कंसर्न, जब एयरफोर्स को लाया जाएगा इसका मतलब खुल्लम खुल्ला लड़ाई शुरू। तो वो खुल्लम खुल्ला लड़ाई जब ऐसी नौबत आ जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया है कि अगर अब खुली छुट्टी है अपना इंडियन आर्मी को, क्योंकि ग्राउंड पोजीशन इंडियन आर्मी ने पकड़ के रखी है। जिस दिन इंडियन आर्मी पे किसी तरह का दूसरी तरफ से दबाव आएगा या इंडियन आर्मी किसी तरह का ऑफेंसिव लेगी, इंडियन एयरफोर्स इमीडिएटली एनिमी ऑफेंसिव को हिट करके उसको रोकेगी। चाहे वो दुश्मन के बटालियन हेडक्वार्टर हैं, चाहे उनके टैंक्स हैं, चाहे उनके रेडार हैं, चाहे उनके एनिमी के ब्रिजेस हैं, उनको टारगेट करेगी। और उस चीजों को टारगेट करने के लिए तरह तरह के वेपन चाहिए। और जैसे हमने रफाल के तो कुछ वेपन गिन लिए हैं, वैसे ही बाकी जहाजों के भी जो वेपन हैं वो यूज होंगे। एयरफोर्स का बहुत होगा, बिकॉज देखिए, सिर्फ लड़ाई से पहले भी एयरफोर्स का रोल देखिए। वहां पे C-17 जहाज ने T-90 टैंक पहुंचाए, वहां पे IL-76 ने T-72 टैंक पहुंचाए, बहुत और वेपन सिस्टम एयर ट्रांसपोर्ट हुए। वहां चिनूक लगा हुआ है, गन्स को उठा उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। वो वहां पे हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर हैं, वो ट्रेन कर रहे हैं एंटी टैंक वॉरफेयर के लिए, ताकि अगर जरूरत पड़ेगी तो उस टाइम वो सारे यूज होंगे। और आर्मी की स्ट्रेंथ बढ़ गई है क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं। उनको मेंटेन करने के लिए हमारी इंटायर ट्रांसपोर्ट फ्लीट, C-17 और ये AN-32, IL-76, C-130 सब लगे हुए हैं। तो बड़ा भारी रोल है। C-130 का एक और बड़ा रोल है, वो स्पेशल ऑपरेशंस, वो पैरा ड्रॉप करेंगे। अगर हमारे को पड़ेगी तो वो जाके वहां पैरा ड्रॉप करेंगे। जैसे जब हमारे रक्षा मंत्री वहां गए तो एक डेमोन्स्ट्रेशन की गई अपनी पैरा ड्रॉप की वहां पे। तो बहुत एयरक्राफ्ट के सिस्टम्स हैं जो इस्तेमाल होंगे। ठीक है सर, सो नाइस ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने डिटेल में बताया कि रफाल आने से हिंदुस्तानी एयरफोर्स की ताकत कितनी बढ़ेगी और दुश्मन के खेमे में कितनी हलचल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।